हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। आप सभी को पता है हम कर रहे हैं ज्योग्राफी। जी हाँ, हम दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। ये हमारा एक प्रयास है कि हम आप लोगों की सहायता कर पाएं। इसलिए हम जीएस फर्स्ट के अंदर यूनिट 10, 11 और 12 आपको करा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। जी हाँ, तो ज्योग्राफी में हमने आपको एक टॉपिक करा दिया है कवर, यानी कि भूगार्विक समय सारणी। हालांकि वो मेंस के नजरिए से तो आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पीटी के नजरिए से यानी कि जो आपका प्री एग्जाम होगा उसके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी ये जो वाला टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक, दूसरा टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जी हाँ, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है, इसमें से मेंस में भी आपका क्वेश्चन बनेंगे और आपका प्री में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो अब हम आपको कराने जा रहे हैं यहां से, ये पूरा का पूरा मटेरियल आप लोगों को नोट डाउन करना है। जी हां, हमने क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी जगह कम है इसलिए हमने शॉर्ट में लिख रखा है, लेकिन आपको इसको भाषा देते हुए जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलना है, अपने नोट्स को कंप्लीट करते हुए चलना है। साथ ही आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें। इसके अलावा आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक लगाने की जरूरत नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। तो आप लोग वीडियो देखिए, हमारे इस मटेरियल का नोट्स बनाते हुए चलिए, प्लस एनसीईआरटी से आप लोग थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि देखो मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसके बाद आप लोग नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने के बाद वो नोट्स ना तो बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए ना बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए। इसका रीजन मैं बता रहा हूं कि जब आप लोग मेंस के लिए कुछ भी चीजें आप मतलब कवर करते हुए चलते हो ना, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं जिनको आपको व्याख्या करना होता है, अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली समझाना होता है। लेकिन जैसे ही आप पीटी की बात करोगे तो उसमें कुछ फैक्चुअल चीजें भी पूछी जाती हैं। इसलिए आप एक काम करते हुए चलिएगा कि आप लोग देखो, थोड़ा सा मैं एडवाइस ये करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा 2-3 पेनों का प्रयोग करते हुए चलें। अगर पेन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसा करिएगा, हाइलाइटर जो होते हैं उनका प्रयोग साथ साथ करते हुए चलें। ये बाद में मत करना, साथ साथ ही करते हुए चलना। जैसे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम काफी सारी चीजें बताएंगे। इसमें जो फैक्ट आपको नजर आएंगे ना, जो फैक्चुअल बातें हैं, उनको या तो आप अलग ही पेन से लिखते हुए चले या फिर हाईलाइट करते हुए चले। क्यों? क्योंकि आपको बाद में उतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप लोग अलग से दोबारा से छोटे नोट्स बनाएं, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ज्यादा छोटे नोट्स बना दोगे तो फिर आप लोगों को ना बाद में थोड़ी सी मेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने जरूर हैं, मतलब लेकिन इतने भी शॉर्ट नहीं बना देने हैं कि आपके माइंड से ही आउट चले जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन के दौरान काफी सारे सिलेबस को कवर करेंगे तो आपको रिवीजन लगाना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आप एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए जाओगे आपका दूसरा सब्जेक्ट ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे माइंड से निकल चुका है। यानी कि एक सब्जेक्ट आपने तैयार किया, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी तैयार किया, ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया, उसकी फैक्चुअल बातें भी आपको रिमाइंड हो गई और आपका उसका कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आपको समझ में आ गई। लेकिन अब जैसे ही आपने हिस्ट्री करना स्टार्ट किया और जैसे ही आप हिस्ट्री का सिलेबस करते हुए जाओगे, वैसे वैसे आपके माइंड स्पेस में ऐसा रहेगा कि ज्योग्राफी आपको लगेगा कि हम तो भूलते जा रहे हैं, और आपको इस दौरान देखिए रिवीजन करने का मौका बहुत कम मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको अपने टाइम टेबल को ऐसे मैनेज करना है कि रिवीजन में जरूर आए चीजें, और ना तो इतनी ज्यादा आप शॉर्ट कर लेना कि आपको यही ना पता हो कि इसका मीनिंग क्या लिखा था या इसमें मेरे को अंदर इसके क्या लिखना था। जैसे ज्वालामुखी है और मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया कि ये हमारा क्या है, लावा मैग्मा, ऐसे 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर मैंने लिख रखा है, तो ये क्या मतलब था इसका, वो भी समझ में आना जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम एक अलग से वीडियो मतलब बना देंगे इसके ऊपर कि आप टाइम टेबल को कैसे मैनेज कर सकते हो, पूरे ईयर की आप जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बना सकते हो। तो आप बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल मेरा कहने का मीनिंग है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें, प्री के लिए भी साथ में ही हाईलाइट करते हुए चले पॉइंटों को, जो फैक्चुअल बातें हैं। और मेंस के लिए एक काम कर देना कि अब
जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हो और अभी से स्टार्ट मत करना। मैं तो यही कहूंगा कि जब आपको 2-3-4 महीने हो जाएं और जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली कवर कर लो, आंसर राइटिंग उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो ज्योड के आकार की है। ज्योड कैसा होता है, तो मैंने बताया था कि ज्यामिति के अंदर एक विशेष संरचना होती है। अगर आप इसको ऐसे कहोगे ना कि ध्रुवों से तो ये हमारी कैसी होती है, ऐसे करके पिचकी हुई सी होती है, लेकिन अगर आप यहां देखोगे भूमध्य रेखा पर तो इसका चौड़ाव ज्यादा होता है। अगर आपने संतरा देखा है, संतरा, जी हां, ऑरेंज या फिर एप्पल, इसकी शेप आप मानिएगा कि जो दोनों ध्रुवों से तो ये दबे हुए होते हैं और बीच से थोड़ा सा इनका हिस्सा फैला हुआ होता है, इसी को हम कहते हैं ज्योड के आकृति। अच्छा, ये ज्योड की आकृति बनी कैसे, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना, ये ज्योड आखिर बन कैसे गया। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, ज्योड की आकृति। ज्योड की आकृति बनी है दो बलों से, एक तो अभिकेंद्रीय बल और एक है आपका अपकेंद्रीय बल। कैसे, देखिए जरा, जब हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आर्ट साइड वालों को थोड़ा सा कम पल्ले पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो हमको स्पेशलाइजेशन तो करना नहीं है, क्योंकि साफ साफ यूपीएससी अपने सिलेबस में लिख रहा है जनरल स्टडी। तो देखो जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान आप लेके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको इसमें विद्वान तो बनना नहीं है, आईएएस बनना है। अगर विद्वान बनना है तो फिर थोड़ा सा इसमें मतलब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके समझ के फिर आगे बढ़िएगा। नहीं तो मैं तो आपको ये कहूंगा, आईएएस बनने आए हो तो आईएएस बनिए, सिलेबस को पढ़िए और निकल जाइए। क्योंकि कुछ चीजों में कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट लाइफ में, यानी कि जब वो प्रिपरेशन के दौरान क्या करेंगे कि उनको लगता है कि अच्छा मैंने यहां से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया, अब तो मैं पूरी इसकी तह तक जाऊंगा, यानी कि यूपीएससी पता नहीं कहां से पूछेगा, ये करेगा वो करेगा। अरे प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन आप लोग ना स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत उसमें नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, ना ही पीएचडी करने की जरूरत है किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि वो खुद बोल रहा है यूपीएससी कि आपको जनरल स्टडी करनी है, सामान्य अध्ययन करना है, इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मतलब उतना ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। आप लोग पता लगाने लग जाते हो जैसे कि अरे सूरज पूरब से निकलता है, आप लोग अब रिसर्च करोगे पूरब से ही क्यों निकलता है, इसके पीछे क्या रीजन है। हम तो अब इस पूरी की पूरी पृथ्वी को बदलने चले हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बदल देंगे, नियमों को बदल देंगे, और हम अब सूरज को कहां से निकालना स्टार्ट करेंगे, पश्चिम से निकालेंगे। क्योंकि हमको ये जानना है कि सूरज पूरब से ही क्यों निकल रहा, कभी पश्चिम से निकल आए, कभी उत्तर से निकल आए, है ना, कभी दक्षिण से निकल आए, सब जगह से निकले बारी बारी से। तो देखो ये सब होती हैं बेकार की बातें। क्यों, क्योंकि देखो जब प्रिपरेशन आप करोगे तो इस दौरान आपके माइंड को ना डिवाइड किया जाएगा, यानी कि आप और कोई दूसरा नहीं करेगा, आप खुद अपने माइंड को डिवाइड करोगे, यानी कि इस टाइप की फालतू की बातें सोच सोच कर। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सोचने में और रिसर्च करने में कोई आपको मतलब कि इतना ज्यादा कुछ प्राप्त होगा नहीं, आउटपुट नहीं निकलेगा। और आपने पता लगा भी लिया ना कि सूरज आपका पूरब से क्यों निकलता है, क्या कर लोगे, क्या यूपीएससी वही सवाल पूछने वाली है आपसे। अरे यूपीएससी यार इतना भी फालतू नहीं बैठा हुआ है कि आपको इस प्रकार के सवाल पूछे, क्योंकि वो आपको सिविल सर्वेंट बनाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए दौरान आप देखिए ना, एक जिला अधिकारी बनाने के लिए आपके अंदर क्या क्या चीजों को मतलब होना जरूरी है। यूपीएससी क्यों पूछ रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। जब ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा देंगे ना, तो आपको बताएंगे कि देखो एक सिविल सर्वेंट होने के नाते ना यूपीएससी आपको क्यों पढ़ाना चाह रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर ऐसी क्या चीज है कि यूपीएससी इतना बड़ा सिलेबस दे रहा है जिसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाना चाह रहा है, और ज्योग्राफी में भी पढ़ा रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सिस्टम। मतलब ऐसा क्यों पढ़ा रहा है, वो क्या दिक्कत है उसको, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे ना पढ़ाने के। वो रीजन आपको कब समझ में आएंगे, जब आप हमारी वीडियो को लगातार फॉलो करते रहोगे। क्योंकि जब लास्ट में हम कई सारे स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे ना आपको, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, ऐसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाएंगे, और कई सारे सिद्धांतों को पढ़ाने के बाद लास्ट में हम वीडियो में बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि यूपीएससी क्यों पढ़ा रहा था आपको ये सब चीजें। तो थोड़ा सा ना माइंड लगाया करो यार, ऐसे नहीं कुछ भी चीज के पीछे मतलब भागे जा रहे हो। और दूसरी बात, चलो ठीक है, मैंने देखो ये बताओ, चलो मैंने एक चीज का पता लगा लिया कि सूरज पूरब से इसलिए निकलता है, क्या प्राप्त हुआ। और एक व्यक्ति ने ये सामान्यतः मान लिया था कि सूरज पूरब से निकलता है ना, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तो बस मान लेता हूं ना कि हाँ पूरब से निकलता है, ठीक है मान लिया, ठीक है ना। तो कुछ चीजों पर रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन करना है, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि सारे लोग जो फंसे रह जाते हैं ना, वो इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं और कई सालों तक फिर तैयारी करते रह जाते हैं। रीजन बस वही होता है, वो पीएचडी करने के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस करते हैं।
और दूसरा, मटेरियल आपको बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं करना है, एक ही मटेरियल को बार बार रिवीजन में लेके आना है और उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और भरोसा रखना, देखो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, खुद भी पढ़ाई कर रहे हो ना, अपने ऊपर भरोसा रखना कि मैं सही दिशा में हूं। और सही दिशा कैसे पता चलेगी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, पेपर उठाइए, तो आपको पता चल जाएगा। मेंस के भी उठाओ, प्री के भी उठाओ, दोनों के कंबाइन करके आप उठाओगे ना, तो आपको आउटपुट मिलेगा कि हाँ भाई, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो पूछा जा चुका है और संभावनाएं भी इसकी यही होंगी, ठीक है ना। तो वो थोड़ी सी चीजों को देखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। चलिए, तो मैंने बताया आपका कि हमारी पृथ्वी कैसे आकार की है, जॉर्ड के आकार किया है। अगर किसी को जॉर्ड समझ में नहीं आता है तो वो संतरे को देखिएगा, यानी कि जो ध्रुवों से क्या है, पिचकी हुई है और हमारे बीच से उभरी हुई है। इसको उभरने के कारण है दो, एक है आपका अभिकेंद्रीय बल और एक है आपका अपकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? देखो, एक धागा लो और उस धागे में कोई बॉल बांध लो या फिर एक पत्थर बांध लो और उसको आप ऐसे करके घुमाना स्टार्ट करो। तो अगर कोई भी चीज को जब हम वृत्त आकार में घुमाना स्टार्ट करते हैं, वृत्त मतलब सर्कल में हम क्या करेंगे, उसको रोटेशन करते हैं ना, यानी कि घुमाते हैं बहुत तेजी से, वो कब घूमेगा? वो तभी घूमेगा जब हमने वो धागा पकड़ रखा है, और अगर हमने वो धागा छोड़ दिया ना तो घूमना बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि उस पत्थर को गोल गोल घुमाने के लिए क्या करने की जरूरत है? एक फोर्स लगाने की जरूरत है, एक बल लगाने की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी हमारी वृत्त आकार में घूमती है ना, उसको अंदर की ओर खींचने वाला जो बल है उसको कहते हैं हमारा अभिकेंद्रीय बल। अब जब अभिकेंद्रीय बल लग रहा है तो बाहर को भी तो कोई बल खींचेगा, उसके अपोजिट एक बल काम करता है जिसको बाहर की ओर खींचता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। पृथ्वी जो हमारी रोटेशन कर रही है ना, तो पृथ्वी को अंदर की ओर खींचने वाला एक बल है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक बल है जो उसको बाहर की ओर खींच रहा है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से केंद्र में ध्रुव क्या हो गए हैं, हमारे अंदर की ओर जा रहे हैं, है ना, पिचके हुए। और जो ये पृथ्वी का हिस्सा बाहर निकल रहा है अपकेंद्रीय बल के कारण। क्यों? क्योंकि इसमें उभार पैदा हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं हमारा क्या, अभिकेंद्रीय, आपका अपकेंद्रीय बल। अच्छा, पृथ्वी की संरचना आखिर है कैसी? आप लोगों ने, अगर मैं बताऊं, आप लोगों ने केक देखा है? केक, अगर आप लोग केक को देखोगे ना तो केक की कुछ आकृति ऐसी होती है, ऐसी रहता है ना केक, आपका केक। और इस केक में आपने देखे होंगे कई सारी लेयर भी रहती हैं, कई सारी लेयर। अगर मैं इसके, अगर ऐसे करके समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मैं इसको ऐसे करके निकाल लूं ना तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे निकाल लूं ना तो हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। आपने देखा होगा कि कुछ लेयर में क्या रहता है, ऐसे करके, और कुछ लेयर ऐसे करके हमारी रहेंगी, है ना। तो कई सारी लेयर बन जाती है केक के अंदर। तो केक के अंदर जो लेयर है ना, कि पहले सबसे पहले क्रीम की लेयर आ गई, फिर आपका ब्रेड की लेयर आ गई, फिर आपका मान लीजिए चॉकलेट की लेयर है, कुछ और लेयर है, ऐसे करके कई सारी लेयर से बनी हुआ है हमारा केक। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, कि हमारी पृथ्वी कैसी है, इसकी संरचना जो है संस्तरीय है। संस्तरीय मतलब कई स्तरों के अंदर, कई परतों के अंदर ये डिवाइड है हमारी पृथ्वी। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कई सारी हमारी लेयर्स में पृथ्वी बटी हुई है। अब ऐसा हुआ क्यों? तो जब हमारी पृथ्वी, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग, यार मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा खगोल शास्त्र की जो वीडियो हमने करवाई है एस्ट्रोनॉमी की, अगर वो नहीं देखी है तो उनको देखिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और फिर सूरज बना और उसी से फिर हमारा, आपको पता है कि पृथ्वी बनी। तो जब पृथ्वी बनी ना, तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, धधकता हुआ, और इसके अंदर एकदम लावा था, पूरा का पूरा, बहुत ज्यादा गर्म थी। और जब ये गर्म थी ना, तो ठंडे होने की अवस्था में जो भारी पदार्थ थे वो तो नीचे बैठ गए और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर आए। तो अगर मैं इसको ऐसे करके बॉल मानूं ना, कोई बॉल, तो भारी पदार्थ नीचे को आने लगे तो वो केंद्र में इकट्ठे हुए और हल्के पदार्थ इसके ऊपर इकट्ठा हुए। इसको कैसे समझोगे? इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक कोई भी ऐसा बर्तन लीजिएगा या ऐसा कोई एक आइटम लीजिए जिसमें आप पानी भर सकते हैं, और इसमें आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा मिट्टी, रेत या चीनी टाइप की चीजें मिला दीजिए और इनको ऐसे करके मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद इनको छोड़ दो। तो जल्दी से बताओ, जो भारी चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो तलवे पे आ जाएंगी, है ना, तले पे आ जाएंगी, और जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर की ओर आ जाएंगी। ऐसे ही हमारी पृथ्वी के अंदर हुआ कि पृथ्वी जब बहुत ज्यादा गर्म थी ना, और इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ भी तो थे, तो जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो भारी पदार्थ तो सेंटर में इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर इकट्ठा हुए।
ठीक है। तो आगे अगर हम देखते हैं इसकी जानकारी कैसे मिलती है। अच्छा, एक बार जरा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि मान लीजिए कि पृथ्वी के बारे में आखिर हमने कैसे पता लगा लिया? क्या हमारी पृथ्वी को हमने तोड़ दिया? क्या हमारी पृथ्वी को हमने खोद लिया? या इतने अंदर तक पृथ्वी के जाकर हमको कैसे पता चला कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, सॉलिड है, कैसी है, मतलब लिक्विड है? ये तो समझ में आना चाहिए ना। तो ये कैसे पता लगाया? तो इसके दो स्रोत हैं। इसके कितने स्रोत हैं? दो। तो जानकारी के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के दो स्रोत हैं। एक तो है आपका प्रत्यक्ष स्रोत और एक है आपका अप्रत्यक्ष स्रोत। अब ये प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत होता क्या है? तो देखिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के दो स्रोत हैं प्रमुख रूप से। एक है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत, एक है हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। वे स्रोत जिनको हम देख सकते हैं, वे स्रोत जिनको हम देख सकते हैं और उनकी जांच भी कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष स्रोत। वे स्रोत जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उनके गुणधर्मों की जांच की जा सकती है, उनके गुणधर्मों की जांच की जा सकती है। साथ ही उनको क्या कर सकते हैं हम लोग? जरा देखिएगा जरा, उनकी हम क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं और उनकी परिकल्पना भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो मैथ हमने सीख लिया है काफी सारा। तो मैथमेटिशियन जब से आए और मैथ के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट हो गए तो उस बेस पे हमारे पास क्या है? आंकड़े आ जाते हैं। हम थोड़ा सी चीजों को अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी है वो मतलब मान लीजिए कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हम अंदाजा लगा लेंगे ना 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये मैथमेटिक्स ने काफी सारी चीजों को ना आसान कर दिया है। तो दो स्रोत हैं, वे स्रोत हमको देख सकते हैं और उनकी जांच भी कर सकते हैं लैब वगैरह में, तो उनको कहते हैं हमारे प्रत्यक्ष स्रोत। एक ऐसे स्रोत होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता लेकिन उनके गुणधर्मों को पता लगाया जा सकता है, यानी कि उनकी थोड़ी बहुत जांच की जा सकती है। साथ में परिकल्पना के आधार पर डेटा इकट्ठा किया जा सकता है या जानकारी ली जा सकती है। ऐसे स्रोतों को हम कहते हैं हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। आई होप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले देखिएगा जरा, प्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत जिनको हम देख सकते हैं और उनकी जांच की जा सकती है, इनको हमारा कहते हैं हमारा प्रत्यक्ष स्रोत। इसमें कौन कौन सा आता है? तो सबसे पहला आएगा आपका ज्वालामुखी। जी हां, सबसे पहले क्या आएगा? ज्वालामुखी। आप सभी को पता है जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से हमने अंदाजा लगाया, हमने पता लगाया। मैं जितने भी आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं या जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, ये कैलकुलेशन के बेस पर हैं। ये इनको मतलब ध्यान रखिएगा, ये कुछ अंदाजे के बेस पर हैं। ये प्रॉपरली 100% कोई भी थ्योरी सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है और भविष्य में कभी इस प्रकार की कोई रिसर्च हो जाएगी तो उसकी जानकारी ठीक से मिल सकती है। जैसे लावा, मान लीजिए हमारा लावा बाहर आया, तो ये पदार्थ थे, पिघले हुए थे, लिक्विड फॉर्म में थे। तो जैसे ही लावा बाहर आया तो हमने पता लगाया कि आखिर ये लावा जो है ये आ कितनी दूरी से रहा है। तो हमने पता लगाया तो पता चला कि ये क्या है? ये हमारा 50 से 100 किलोमीटर की गहराई से लावा बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये हमको समझ में आ गया कि ऊपर की जो परपटी हमको ठोस दिखाई दे रही है ना, वो अंदर कहीं ना कहीं जाकर ना लिक्विड फॉर्म में है। यानी कि हमको ये एक चीज तो पता चल गई कि पृथ्वी ऊपर से कैसी है? कठोर है, ठोस है, लेकिन नीचे जाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में है। तो वो चीजें हमको पता चली किससे? लावा से। अब ये लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ है ना, जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं, आंतरिक संरचना में रहते हैं, तो उसको मैग्मा कहते हैं। और जैसे ये मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है तो इसको कहते हैं हमारा क्या? लावा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो धीरे धीरे हमको पता चला किससे? ज्वालामुखी से, कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी के संस्तर में क्या होगा? हमारा परिवर्तन होना स्टार्ट होगा और वो हमारे लिक्विड फॉर्म में मिलना स्टार्ट होगा। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत है हमारे जिसकी हम जांच कर सकते हैं और वो है हमारा क्या? भूवैज्ञानिक परियोजनाएं। जी हां, भूवैज्ञानिक परियोजनाएं क्या हैं? ये 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं फिलहाल। कौन कौन सी? एक तो गहरे समुद्र में प्रवेदन की विधि और दूसरा हमारा समन्वित महासागरीय प्रवेदन विधि। यानी कि इन पर कई सारे देश काम कर रहे हैं और महासागरों के तलवे पे जाके, यानी कि उनकी तली पे जाके खुदाई की जा रही है और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पृथ्वी अंदर से है कैसी। आप लोग अगर चाहें तो एक मूवी भी देख सकते हैं, इसके ऊपर एक मूवी भी आई हुई है, द कोर, हॉलीवुड की एक मूवी है। आपको वहां पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से और आपको पता भी चलेगा कि किस प्रकार से वहां पर मतलब आंतरिक संरचना हमारी पृथ्वी की कैसी है। और जैसे ही आप अंदर जाओगे ना तो वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि शायद आप वहां तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं
कि इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि अफ्रीका के अंदर, जी हाँ, अभी तक हमने अफ्रीका के अंदर 3 से 4 किलोमीटर, जी हाँ 3 से 4 किलोमीटर की खुदाई करी है और सोने की खानों की खुदाई करी है। आपको पता है कि इंसान कितना लालची है, तो सोने के चक्कर में उसने कितना किलोमीटर पृथ्वी को खोद दिया है, पृथ्वी को। अच्छा एक देखिए जरा चीज, हम ना यहां रहते हैं इसी परपटी के ऊपर, यहां हवा में लटके हुए हैं हम लोग, और इसको हमने कितने किलोमीटर तक, 3 से 4 किलोमीटर तक हमने इसको खोद दिया है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। लेकिन आप जरा सोचिए ना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब पृथ्वी को आप इधर तक जाएंगे ना ऐसे करके, तो आप देखिए ये सेंटर पॉइंट कितना किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर में मात्र हमने कितना खोदा है, 3 से 4 किलोमीटर। इतनी खुदाई के बाद आप बताइए ना कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कितनी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी जो भी सबूत है आपके सामने है। फिर हमने आर्कटिक महासागर में, जी हां, एक कोला नाम की जगह है, क्या है, कोला नाम की जगह है, वहां पर 12 किलोमीटर तक की खुदाई करी है। अब ऐसा किया कि वहां पर हमने 12 किलोमीटर की खुदाई कर ली और यहां पर 3-4 किलोमीटर की खुदाई। अरे आपको पता है ना समुद्री सतह कैसी होती है, हल्की ठंडी होती है, वहां टेम्परेचर नॉर्मल होगा पृथ्वी के अंदर का, जबकि आप धरातल पर देखोगे, महाद्वीप पर देखोगे तो हल्की 3-4 किलोमीटर की खुदाई के बाद ही क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बन जाता है। और इसके आगे इसलिए नहीं खोद पाए क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जितनी भी चीजें वो ड्रिलिंग वगैरह के लिए, खुदाई के लिए लेके आते हैं ना मशीन, सब तो लोहे से बना हुआ है ना यार। आप अंदाजा लगाइए कि इतना टेम्परेचर हो जाता है वहां का कि सारी चीजें पिघल जाती हैं। खोदने के लिए लगाया, वो पिघल गया, कुछ नहीं हो पाता, ठीक है ना। चलिए फिर है अगला स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में हमारा उल्कापिंड। जी हाँ, उल्कापिंड, उल्कापिंड मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष में घूम रहे कि कोई भी आकाशीय पिंड है ना, और जो पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये उल्कापिंड क्या है, ऐसा मानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी ना, तो आपको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति किसी एक ही तारे से हुई थी। मैंने बताया था द्वैत तारा सिद्धांत पढ़ेंगे ना आप लोग जाके, तो द्वैत तारे में एक तारे से सारे ग्रह बने हैं, और जब सारे ग्रह बने हैं तो बताइए जो हमारा बृहस्पति है उससे कोई उल्कापिंड आया, उल्कापिंड मतलब जो ग्रहों के टुकड़े हैं वो टूट कर आया और पृथ्वी पर गिरा। तो इसका मतलब क्या है कि अरे एक बाप है एक बेटा है, बाप के अंदर भी वही सारे मतलब थोड़ा सा जीन्स पाए जाएंगे ना जो इसके अंदर थे, मतलब बेटे के अंदर, बेटे और बाप के जीन्स में थोड़ा सा भाई समानता पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, डीएनए में समानता पाई जाती है। ऐसे ही जब हमको पता चला कि ये एक ही चीज से बने हुए हैं तो हमने उल्काओं की जांच करना स्टार्ट कर दी कि अगर हम उल्का पिंडों की जांच कर लें तो हमको पता चल जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। चलिए फिर है आपका दूसरा, जी हां, अप्रत्यक्ष स्रोत। मैंने बताया था कि इनको हम देख नहीं सकते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं पर इनकी जांच की जा सकती है और परिकल्पना के आधार पर इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा सकती है। जैसे सबसे पहला है तापमान। जी हां, तापमान को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना, लेकिन आंकड़े हैं, इनकी जांच की जा सकती है तापमान की। कैसे, देखिए जरा, जैसे जैसे पृथ्वी को खोदा गया ना नीचे को, तो पता चला कि प्रत्येक 32 किलोमीटर जाने पर ना, मतलब प्रत्येक 32 किलोमीटर की खुदाई करने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। और पता चला कि जैसी हमने 100 मीटर की खुदाई करी ना, तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में परिवर्तन आया, यानी कि इतना टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए ना कि अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो आगे क्या होगा। 50 किलोमीटर की अगर आप देखेंगे ना, 50 किलोमीटर पर जाने पर 1200 डिग्री टेम्परेचर, ये गलनांक बिंदु है लोहे का। 1200 डिग्री टेम्परेचर पर लोहा पिघल जाता है, गल जाता है, पानी बन जाता है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 50 किलोमीटर पर है, इतना तापमान है, तो होगा क्या। पता चला कि भाई अगर तापमान इतना है तो ये चट्टानें पिघली हुई पाई जाएंगी। तो 50 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर चट्टानें कैसी होंगी, पिघलित अवस्था में होंगी। तो इससे हमको एक और जानकारी का स्रोत मिला कि भाई देखो, ऊपर जो है तापमान कम होने के कारण चट्टानें पिघल नहीं रही हैं, इसीलिए ये ठोस हैं, लेकिन नीचे जाके तापमान क्या है, अधिक होने पर चट्टानें पिघलित अवस्था में पाई जाएंगी। एक है आपका दाब। जी हां, दाब। देखो, किसी भी चीज पे अगर दाब कम है, किसी भी चीज में अगर दाब कम है तो उसको पिघलाने के लिए तापमान कैसा चाहिए, कम। कैसा चाहिए, कम। लेकिन अगर तापमान दाब अधिक है तो उसको पिघलाने के लिए भी दाब क्या चाहिए,
अधिक चाहिए। क्या चाहिए? दाब अधिक चाहिए। लेकिन अगर पता चला नीचे कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे चट्टानों का घनत्व में परिवर्तन आ रहा है, जिससे उसके दाब में परिवर्तन आ रहा है। और दाब में परिवर्तन आ रहा है तो क्या पता चला कि एक सीमा ऐसी रहती है हमारी, प्रत्येक संस्तर है, मैंने बताया ये लेयर है, और प्रत्येक संस्तर में जाने के बाद एक सीमा बनती है कि इससे ज्यादा दाब और ताप नहीं हो सकता। तो पता चला कई किलोमीटर की खुदाई करने पर कि यहां का दाब कैसा पाया जा रहा है, लगभग एक जैसा पाया जा रहा है। मतलब परपटी का दाब कुछ अलग था, मेंटल का दाब अलग था और कोरोड का दाब अलग था। तो इससे साफ पता चल रहा था कि पृथ्वी के संस्तरों में भी परिवर्तन होता है। चलिए, फिर है आपका घनत्व। घनत्व मैंने आपको पहले भी शायद बताया है घनत्व क्या होता है। मैंने बताया था कि घनत्व का मतलब है कि आप कोई भी 1 सेंटीमीटर का ना कोई भी एक बर्तन लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर गहरा। जी हाँ, जैसे माचिस का ढक्कन होता है ना, माचिस का ढक्कन, उसके 1 सेंटीमीटर तो आप कर लीजिए, मतलब बड़ा, मतलब ऐसे करके और ऐसे करके तो एक क्यूब निकालिए उसका, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब वाला बर्तन आप लेंगे, उसमें मिट्टी भर लीजिए पृथ्वी से उठा के, कहीं से भी कोई भी चट्टान का आप मिट्टी भर लीजिए, चट्टान भर लीजिए, तो उसका वेट करोगे ना आप तो कितना मिलेगा? 5.5 ग्राम। जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी का औसत घनत्व इतना ही है। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी का जब घनत्व देखा गया ना, तो पता चला कि 2.7 ग्राम है, और जबकि मेंटल का घनत्व देखा गया तो कितना पता चला? 4.5 ग्राम। जबकि क्रोड का अंदाजा लगाया जाता है कि 11 से 12 हमारा ग्राम इसका क्या हो सकता है? घनत्व हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस चट्टान का घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है, और फिर नीचे और ज्यादा है। तो गहराई पर जाने पर क्या हो रहा है? घनत्व बढ़ रहा है। और अगर घनत्व बढ़ रहा है तो चट्टानें भी तो अलग अलग प्रकार की पाई जाएंगी। इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया कि कैसे हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है, लिक्विड है, और फिर आपका ठोस हो सकती है। फिर एक और है जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसे हमारा कहते हैं क्या? भूकंपीय तरंगे। जी हाँ, क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या होती है? देखो, पृथ्वी के अंदर ना लावा है, और जब ये लावा के अंदर गति होती है तो हमारी प्लेटों में गति होती है। कई सारी लेयर से बना हुआ है ना, प्लेटों से बना हुआ है, तो इसको समझाएंगे आने वाले टाइम में, आप टेंशन मत लीजिए। तो जैसे इन प्लेटों में ये टकराता है तो इसमें गति, हलचल पैदा होती है, और हलचल पैदा होने से इसमें कंपन पैदा होता है, और उस कंपन को पैदा होने से क्या होता है? भूकंप आता है। कैसे? आप लोगों ने भगोने वगैरह में पानी तो गर्म किया होगा, तो भगोना लीजिएगा, उसमें पानी गर्म करिएगा, और जैसे ही वो पानी उबलने लग जाए ना, उस पर प्लेट रख दीजिएगा, और जैसे ही आप प्लेट रख देंगे ना, तो आप थोड़ी बहुत देर के बाद क्या देखेंगे कि प्लेट ऐसे करके हिल रही है। तो बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही होता है जब हमारे भूकंप आते हैं, कि जो ऊपरी परपट्टी है वो क्या होती है? उसमें कंपन पैदा हो जाता है। यानी कि भूकंप क्या है? भूकंपीय तरंगे मतलब पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, है ना, ऊष्मा तरंगे कहते हैं इनको, मतलब ऊष्मा के कारण ही उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा तरंगे हमारा क्या कहलाती हैं? भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। तो अब ये जो भूकंपीय तरंगे हैं, ये कई प्रकार की होती हैं, इनको बताएंगे आपको आगे। जैसे P हमारा, S हो गया, L हो गया, है ना, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ये तरंगे होती हैं। अब ये तरंगों की भी कुछ क्वालिटी होती है कि कौन सी जो तरंग है हमारा, कि ठोस से गुजर सकती है, ये तरल से गुजर सकती है, तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है। समझ रहे हो? तो इसके आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमारा पता लगाया गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के हमारे स्रोत कितने हैं? 2। एक है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत, जिसको हम देख सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, जिसमें ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी उद्गार से हमको पता चला कि ज्वालामुखी आग कितनी नीचे से रहा है, उसका लावा। फिर है आपका भूवैज्ञानिक परियोजनाएं, जो आपका समुद्र में खुदाई करके आंतरिक संरचना की जांच करने के ऊपर काम चल रहा है। 2 प्रकार की होती हैं, गहरे समुद्र में प्रवेदन और आपका समन्वित महासागरीय प्रवेदन। ये गतिविधियां चल रही हैं, प्रोजेक्ट हैं एक तरीके से, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर अभी तक हमने 3 से 4 किलोमीटर की खुदाई करके पता लगा चुके हैं, और हमारे सोने की के खोज के लिए हमने वो इतनी गहराई तक हमने खोज कर ली है, यानी कि खुदाई कर ली है, जैसे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि नीचे जाने पर तापमान वगैरह बढ़ता है या संरचनाओं में भी परिवर्तन आता है। आर्कटिक महासागर, जी हाँ, इसमें कोला नाम की जगह पर 12 किलोमीटर तक हम खुदाई कर चुके हैं, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का और भी बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। उल्का पिंडों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं?
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह हैं और उल्का भी क्या एक ही तारे से कभी बने थे। और फिर आपका आता है हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या आ जाएगा? अप्रत्यक्ष स्रोत में हमारा जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जी हाँ, लेकिन इनकी जांच की जा सकती है और इनकी परिकल्पना के आधार पर कुछ आंकड़ों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है तापमान। तो मैंने बताया कि तापमान मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करने पर जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाएंगे वैसे वैसे तापमान में लगातार वृद्धि होती जाएगी, यानी कि प्रत्येक 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें पिघलित अवस्था में पाई जाती होंगी। एक है हमारा दाब। जैसे जैसे पृथ्वी के हम आंतरिक संरचना में जाते हैं उनके चट्टानों के दाब में क्या है? परिवर्तन पाया जाता है। ऐसे ही आपका घनत्व। जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाएंगे तो घनत्व में भी हमारा लगातार परिवर्तन आता है। पर्पटी का घनत्व हमारा 2.7 है और जैसे ही हम जाएंगे मेंटल तो 4 से 5 हमारा ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब हमारा इसका घनत्व है, जबकि क्रूड का 11 से 12 ग्राम हमारा घनत्व पाया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं क्या है? घनत्व के आधार पर भी भिन्न भिन्न है। दूसरा एक और हमारा पॉइंट है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। मैंने बताया कि भूकंपीय तरंगों की विशेषता होती है कि ये हमारा कुछ तरंगे तो होती हैं जो ठोस से गति करती हैं, जैसे कि पी तरंगे। पी तरंगे हमारी क्या होती है? तीनों अवस्थाओं से होते हुए गति कर सकती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा एस तरंगे होती हैं और एल तरंगे होती हैं। तो इनके आधार पर हमने पता लगाया कि ये तरंगे किस अवस्था में जाती हैं, किस अवस्था में नहीं जाती हैं। कुछ क्षेत्र में नीचे जाने पर हमारी एस तरंगे गायब है। इसका मतलब ये है कि वहां की संरचना कुछ अलग होगी, ठीक है ना। चलिएगा अब हम पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेके कुछ हमारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है हमारा क्या? स्वेज का सिद्धांत। ये स्वेज नाम के एक वैज्ञानिक थे या हमारे भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पृथ्वी को ऐसे करके देखोगे ना और इसको खुदाई करोगे तो इनकी 3 लेयर मिलेंगी मोटी मोटी। अगर आप लोगों ने अंडा देखा है, अंडा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। अंडा, अंडे को उबालिए और जैसे ही उबले हुए अंडे को आप लोग देखेंगे ना तो उसकी जो व्हाइट परत है उसको मानिएगा ये हमारा सियाल है, अकॉर्डिंग टू स्वेज के अनुसार, कि सबसे पतली जो परत है ना वो हमारा क्या है? वो हमारा व्हाइट वाला छिलका है या सियाल है, जिसको इन्होंने सियाल नाम दिया है। और दूसरी परत जो व्हाइट कलर का जो अंडा है वो क्या है हमारा? वो हमारा है आपका मेंटल। और इसके अंदर जो पीला पीला पाया जाता है अंडे के अंदर, उनको इन्होंने माना है क्या? ये हमारा क्या है? एक तरीके से मेंटल है। माय मिस्टेक, इनके अनुसार ये सब नहीं था। इन्होंने कहा है कि उसको जो व्हाइट वाला ऊपर वाला जो छिलका रहता है उसको कहा है इन्होंने सियाल, और जो अंदर व्हाइट कलर का जो हमारा अंडा रहता है उसको कहा है इन्होंने सीमा, और जो पीले कलर का होता है उनको कहा है इन्होंने नीफे। जी हाँ, तो 3 प्रकार की इन्होंने परतें बताई हैं। तो चलिए तीनों प्रकार की परतों को अब ध्यान से लिखते हुए चलिएगा इनको पॉइंट को। कैसे? सियाल। सबसे पहले ये महोदय कहते हैं, स्वेज महोदय, कि सियाल जो है क्या है? सियाल 2 शब्द हैं, एक तो आपका ये और फिर आपका ये। तो एसआई से क्या है? ये हमारा सिलिका का सिंबल होता है। अगर आप लोगों ने मतलब साइंस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत याद आपको रहा हो, 9th क्लास या 10th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है। जी हाँ, तो ये किससे बनी हुई है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यानी कि ये ऐसे पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ हैं, और इन हल्के पदार्थों से ही बनी है। हल्के पदार्थ ऊपर क्यों पाए जाते हैं वो मैंने बताई दी आपको रीजन, कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही होगी तो भारी पदार्थ हमारे केंद्र में इकट्ठे हुए, हल्के पदार्थ ऊपर इकट्ठे हुए। तो सबसे पहले पाया जाता है हमारा क्या? सिलिका और आपका एल्यूमिनियम। इसे ये हमारी पहली परत है। इसकी गहराई कितनी है? 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर। मैं प्लीज फिर बता रहा हूं, इनके अकॉर्डिंग इतनी गहराई है, कहीं आप अपना दिमाग लगाने लग जाए। फिलहाल स्वेज के सिद्धांत के अनुसार गहराई कितनी है? पर्पटी की, सॉरी सियाल की हमारी गहराई है 50 से लेके 300 किलोमीटर। और आप जो आज वर्तमान समय में जो महाद्वीप और महासागर देख रहे हैं ना, वो इसी के कारण है। जी हाँ, सियाल से बने हुए हमारे महाद्वीप और महासागर। किसके अकॉर्डिंग? स्वेज के अकॉर्डिंग। ये हमारी तीसरी, ये जो तीसरी परत, सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो पहली परत है ना, ये तस्तरी के जैसी है। कैसी है? तस्तरी के जैसी। और ये पूरा का पूरा अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी है। जी हाँ, अवसादी चट्टानों से मिलकर ये हमारी बनी है। और ये उत्प्लावित है, यानी कि ऐसा माना है इन्होंने कि ये जो सियाल है ना, ये मेंटल के ऊपर, सॉरी बार बार मेंटल कह देता हूं मैं, ये सियाल जो है सीमा के ऊपर क्या है? उत्प्लावित है, यानी कि तैर रही है लगभग। दूसरा हमारा जो परत है उसे कहते हैं हमारा क्या? सीमा। क्या कहते हैं? सीमा, यानी कि SI प्लस Ma। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। जी हाँ, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हमारी ये बनी हुई है सीमा। इसकी गहराई कितनी है हमारी?
300 से लेके 2900 किलोमीटर तक, 300 से लेके 2900 किलोमीटर तक की इसकी गहराई है। और ये हमारा क्या है, ये बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी हुई है। जी हाँ, लावा रहता है ना, लावा, उसी को बेसाल्ट कहते हैं। बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से आगे, ठीक है ना। ज्वालामुखी उद्गार, ऐसा माना जाता है कि जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं ना, जो लावा बाहर निकल रहा है, वो सीमा से ही बाहर निकल रहा है हमारा। जी हाँ, यहीं से हमारा बाहर निकल रहा है। महासागर का जो निचला नितल है ना, निचला तलवा है, वो महासागर की जो परपटी है वो इसी से मिलके बनी है। किससे? बेसाल्ट से, ज्वालामुखी से, जो यहीं से निकलता है हमारा। और तीसरी परत होती है हमारी क्या? नीफे। जी हाँ, तीसरी परत क्या है हमारी? नीफे। और नीफे मतलब निकेल प्लस फेरस, फेरस मतलब लोहे को फेरस कहते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है ना। तो निकेल और फेरस से बनी हुई है, ये हमारी तीसरी परत है। इसकी जो गहराई है ना, वो 2900 किलोमीटर से लेके ये 71 तक है, ठीक है ना। 2900 किलोमीटर से लेके 63-71 किलोमीटर तक इसकी हमारी गहराई है। और आंतरिक क्रोड, जी हाँ, आंतरिक क्रोड में पृथ्वी के अंदर का जो क्रोड है वो इसी से बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारी 3 परतें हैं पृथ्वी के अंदर अकॉर्डिंग टू स्वेज। सबसे पहले हमारा सियाल, जो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है, ये सबसे पहली परत है, जिसकी गहराई 50 से लेके 300 किलोमीटर तक है। महाद्वीप और महासागर इसी से बने हुए हैं और ये उत्प्लावित है हमारे किसके ऊपर? सीमा के ऊपर ये तैर रही है। दूसरी परत आती है हमारी सीमा, जो किससे बनी हुई है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई है। और इसकी जो गहराई है वो 300 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई है। ज्वालामुखी यहीं से निकलते हैं, यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा है यहीं से स्रोत है। और महासागरीय जो परपटी है, और उसी से हमारे महासागरीय परपटी सीमा से ही बनी हुई है, सीमा का ही भाग है। एक है हमारा नीफे, अंतिम है ये हमारी परत, जो निकेल और फेरस से बनी हुई है, तीसरी परत है। और इसकी गहराई हमारा 2900 से लेके पृथ्वी की त्रिज्या जितनी है, यानी कि सेंटर पॉइंट तक 63-71 किलोमीटर तक है। और पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है वो इसी से बना हुआ है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि पृथ्वी को आप अगर ऐसे देखोगे ना, तो ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का हमारा क्रोड है। ये पृथ्वी के, जैसे आप यहां से खुदाई करना स्टार्ट करें, मानिए आप यहां पर चुन्नू मुन्नू कोई भी यहां पर खड़ा हुआ है और इसने मतलब खुदाई स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो यहां से जैसे ही खोदेगा तो ये हमारा कितने किलोमीटर तक? इनके अकॉर्डिंग हमारा 300 किलोमीटर तक, जी हाँ, 50 से लेके 300 किलोमीटर तक जो पाई जाएगी परत, वो परपटी होगी। और उसके बाद 300 से लेके हमारा जो 2900 किलोमीटर तक की लेयर पाई जाएगी वो रहेगी हमारा सीमा। और इसके बाद हमारा क्या रहेगा? 2900 से 63-71 किलोमीटर तक फिर हमारी पाई जाएगी आपका नीफे। तो इस तरीके से आपका ये तो हो गया हमारा क्या? सियाल, ये हो गया हमारा सीमा, और ये हो गया हमारा नीफे। इस तरीके से हमारी ये 3 संरचनाएं हैं। तो ये हमारा स्वेज महोदय का सिद्धांत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी को हम कितनी परतों में बांट सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो प्लीज इसको क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये फैक्चुअल बातें हैं, पीटी के लिए काम आएगा, यहां से ध्यान रखिएगा, कई सारे सवाल बनते हैं। दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को और बेहतर समझने के लिए आधुनिक सिद्धांत दिया गया। इस आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ना पृथ्वी को कितने भागों में? 6 परतों में बांटा गया। कितने परतों में? 6 परतों में। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने ही सिद्धांत दिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने हम भागों में देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे आते हैं ये आधुनिक सिद्धांत, और इस आधुनिक सिद्धांत के अनुसार 6 परतें हैं हमारी पृथ्वी की। फिलहाल इस वीडियो में तो आपको परतें बता देता हूं, अगली वीडियो में दूसरे सिद्धांत को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, यह है हमारा, जैसे ऊपरी परत हो गया, उसको कहते हैं हमारा ऊपरी परपटी, फिर कहते हैं हमारा निचली परपटी, यानी कि परपटी, मेंटल, क्रोड। ये 3 लेयर में बांटा, लेकिन इन 3 लेयर को भी 2-2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ऊपरी परपटी, फिर निचला परपटी, फिर आपका ऊपरी मेंटल, फिर आपका निचला मेंटल हो गया आपका, फिर आपका बाह्य क्रोड और आपका आंतरिक क्रोड। इस प्रकार से हमारी 3 लेयर हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो परपटी है, परपटी और ऊपरी मेंटल का कुछ भाग को मिला के ना स्थलमंडल बनता है, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर की जो गहराई तक है वो स्थलमंडल पाया जाता है। और अगर आप जाओगे ना 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक, तो यहां पर कुछ ना तो ये पूरी तरीके से पिंगलित अवस्था में है और ना पूरी तरीके से ठोस अवस्था में, ये लिबलिबी अवस्था में है। लिबलिबा समझते हो आप लोग? लिबलिबा मतलब चाशनी टाइप की आप मानिएगा, या जेली जैसा आप पदार्थ मानिएगा, तो दुर्लभ तमंडल ऐसी अवस्था में है। तो इस सिद्धांत को हम अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।